तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैटर एडिशन का लेक्चर नंबर 1। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू। तो पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम था? वेव ऑप्टिक्स। उसमें क्या क्या सीखा? उसमें देखा कि लाइट जो है वो हमारी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और उसके पहले जो पढ़ते आए थे रे ऑप्टिक्स में क्या सीखा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सो रेक्टिलिनियर वर्ड यूज किया था। कई टीचर बोलते होंगे रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो रेक्टिलिनियर कहां से आया? 11वीं में पढ़ा था मोशन चैप्टर। उसमें सीखा था कोई भी बॉडी जो होती है वो सीधी रेखा पर चाल करती है, उसी कहते हैं ट्रांसलेशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हमने कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जाती है किसी सतह पर जाती है और टकरा करके वापस आ जाती है तो कहते हैं रिफ्लेक्शन हो गया। और अगर किसी सतह पर वो जा रही है टकरा करके उसी सतह के अंदर चली जा रही है, अपना माध्यम जैसे कि कोई ग्लास हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, लाइट ऊपर से आती है उस पर टकरा करके अंदर चली जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब अपना माध्यम ही बदल दे, मीडियम बदल दे, पहले वो एयर में ट्रैवल कर रही थी, बाद में वो ग्लास के अंदर ट्रैवल करने लगी, यानी मीडियम बदल गया। तो ये सब कहां पढ़े थे? रे ऑप्टिक्स में। फिर हम आए किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। हमने ये देखा कि अगर कोई एक ऐसा सोर्स हो जिसका कलर एक हो, मोनोक्रोमेटिक वर्ड यूज किया गया। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ होता है सिंगल कलर की लाइट। क्या? सिंगल कलर की लाइट। और हमने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें ये देखा कि अगर एक सोर्स हो, सिंगल सोर्स हो, जैसे कि यहां दिख रहा है, उसको दो छोटी छोटी खिड़कियों से पास करा दें। दिख रहा है ये, है ना, जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो, तो हमें जो हमारे सामने स्क्रीन होगी, जो कि ब्लैक स्क्रीन है, उस पर हमें कुछ एक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपका मिड पॉइंट है इन दोनों खिड़कियों के बीच की दूरी, उसके जस्ट सामने एक हमें ब्राइट स्पॉट दिखता है ना, ब्राइट स्पॉट दिखता है, और उसके जस्ट बगल में डार्क, और फिर से हमें ब्राइट, और फिर से दोनों तरफ ब्राइट, और फिर तरीके से, तो ब्राइट डार्क इस तरीके के पैटर्न को कहते हैं इंटरफेरेंस। अच्छा, तो सर इसमें एक और प्रॉब्लम है, हमने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन आप तो कह रहे हो कि ये पैटर्न को नहीं, इसमें एक और चीज होती है कि जो इसकी चौड़ाई होगी ना, जो ब्राइट स्पॉट है उसकी जो चौड़ाई होगी वो दोनों तरफ बराबर होएगी हमेशा, तब वो इंटरफेरेंस कहलाएगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में यही सेम चीज, बीच में ब्राइट रहेगा, बाद में उसकी जो चौड़ाई है ब्राइटनेस की वो घटती जाएगी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो डिफ्रैक्शन होगा। यानी कि यंग साहब ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर एक खिड़की से पास कराओगे तो डिफ्रैक्शन मिलेगा, और दोनों खिड़की से पास कराओगे तो, समझ में आ रहा है? ये बेसिक आपको पिछला याद होना चाहिए। अच्छा, ये तो वेव नेचर की बात हो गई, ये रिवीजन हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, कि एक और एक्सपेरिमेंट किया गया बिफोर स्टार्टिंग द पार्टिकल, क्योंकि अब एक बहस चल रही है कि पार्टिकल और वेव, तो वेव के लिए तो पिछले एक्सपेरिमेंट थे, अब पार्टिकल नेचर की बात हो रही है। तो साइंटिस्ट लोग ने कहा कि नहीं, पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है। तो एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर मैं दो छोटी छोटी बॉल ले लूं, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंक दूं, तो वो टकरा करके अलग अलग दिशा में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगे ना, वेरी सिंपल। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कह रहे हो कि लाइट में पार्टिकल है, तो मैं दो टॉर्च लेता हूं, दोनों टॉर्च को एक दूसरे के जस्ट अलग अलग डायरेक्शन में जला देता हूं। अगर ये क्रॉस करेगा तो यहां टकराने के बाद किसी और डायरेक्शन में हमको लाइट दिखनी चाहिए, और जो कि नहीं हुआ, जो कि हमें दिखी नहीं। इसका मतलब यहां पर भी पार्टिकल जो है वो फेल हो गया। पार्टिकल नेचर की बात अभी इतने से तो वेरीफाई नहीं हुआ, तो यहां पर फिर से वही बात हो गई कि यानी कि पार्टिकल नेचर नहीं है। तो हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है कि अभी हम कह सके पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से एक इफेक्ट आया जिससे कि प्रूफ हो गया कि पार्टिकल इज देयर, दैट इज कॉल्ड, यही मैंने सवाल पूछा था कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि भैया पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें यह पाया गया कि पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल सरफेस, जिसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस मेटल सरफेस से उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अलग करने के प्रोसेस में, है ना, हम क्या कर रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं, और हम उसको वहां से इजेक्ट कराने के बाद उसको हम एक दूसरी प्लेट तक लेकर के जा रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिससे कि हमारा एक करंट फ्लो कर रहा है। यानी दो प्लेट के बीच में, दो मेटल प्लेट के बीच में अभी एक क्या है, दूरी है, वो दूरी वो खुद ट्रैवल कर रहा है,
और उस ट्रैवल करने से आपको पता है सर कि चार्ज फ्लो करता है, तो उसी को करंट कहते हैं। इसी पूरे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे वो अलग हम करेंगे कैसे? हम लोग लाइट का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज लाइट टू इजेक्ट, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत होगी? टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, फटाफट इतना समझ में आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, दैट इज यहां पर एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि अगर जो वेवलेंथ लाइट की है वो एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तब भी हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और एक कम से कम एक फ्रीक्वेंसी उससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी लाइट की तब भी हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है द कंपल्सरी कंडीशन जिससे कि ये इफेक्ट होगा वो क्या है सर? एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जिससे ज्यादा वेवलेंथ कर देंगे लाइट की तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या था कि सर एक मिनिमम कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप मेटल सरफेस के ऊपर आप हिट करेंगे तब भी आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और पूरा इफेक्ट कोई पूछ देगा क्या होता है तो कह दो कि वही प्रोसेस जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को अलग करे और एनोड तक लेकर के जाए, इस पूरे प्रोसेस को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। नाउ आगे, अब यहां से मेन जर्नी स्टार्ट होती है जो मैंने तुमसे पूछा था, ये जो इकरा ने बताया। तो यहां से मैक साहब आते हैं और मैक साहब क्या करते हैं, इन्होंने डिफाइन किया कि एक्चुअली अगर पार्टिकल है और उस पार्टिकल के गुच्छे को, ढेर सारे पार्टिकल गुच्छे को फोटोन बोला इन्होंने, और उस फोटोन को बोला ये जो फोटोन है ना यही एनर्जी ले जाकर के इलेक्ट्रॉन को अलग करने में खर्च कर, और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कि वहां से वो अलग हो रहा है, अलग होकर के जाकर के वो दूसरी प्लेट तक पहुंच जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को आपको समझना है। तो अगेन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर देती है पार्टिकल नेचर को। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। तो ध्यान से देखना, इकबाल ये देखिए बेटा, वेव पैकेट्स बोला गया ना, तो पैकेट मतलब वही गुच्छे की बात हो रही है, और उसको क्वांटा भी कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट के केस में ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है इसको फोटोन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो जो वेव पैकेट्स है, लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो वेव पैकेट्स के फॉर्म में, या फिर उसको क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा के फॉर्म में पार्टिकल को लेकर के चलती है, और लाइट के केस में उसी को फोटोन कहा जाता है। वेरी सिंपल। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होते हैं फोटोन के कि भैया फोटोन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। किसमें? वैक्यूम के अंदर, जैसा कि स्पेस जो होता है वैक्यूम में वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? वो होगा आपका h न्यू या फिर sc बाई लैम्डा। फटाफट जरा मुझे तुम बताओगी, ये मुझे बताओ कि जो ये sc बाई लैम्डा है इससे ये h न्यू कैसे बन गया? मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन कि c अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी कैसे बन गया, थोड़ा जल्दी बताना है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई और आसान एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग समझ पाए? सही बताया इसने, थोड़ा टेक्निकलिटी में चली गई, लेकिन अगर मैं आसान बोलूं तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो स्पीड ऑफ जो फोटोन है वो कितनी बेटा? c है कि नहीं है? c इज द स्पीड ऑफ फोटोन। डिस्टेंस वो एक टाइम पे, अगर मान लो टाइम पीरियड क्या, व्हाट इज टाइम पीरियड? तो वेव ऑप्टिक्स अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता होता कि सर एक वेव जो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है उसके बाद वो अपना नेचर रिपीट करेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस करेगी उसको वेवलेंथ कहेंगे, और जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो अगर हमें टाइम लगता है टी, क्लियरली पता है, और जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो क्या है? लैम्डा। और आपको एक और चीज पता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से, देख लो याद रखना, या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कैपिटल टी। ठीक, तो यानी मैं चाहूं तो ये 1 अपॉन टी को लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से क्या जाएगा, यानी 1 अपॉन टी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। आया नहीं आया? सबको आ गया? तो यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं सर, स्पीड अपॉन डिस्टेंस है। स्पीड अपॉन डिस्टेंस क्या होती है? 1 अपॉन टाइम, है ना? 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दें, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 × 10⁻³
और स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो 3 × 10⁸ सारी वैल्यूज उठा के अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला बनेगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। अब यहां पर लैम्डा की जब भी वैल्यू पुट करेंगे वी विल ऑलवेज पुट इन द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन कम होता है, मीटर बड़ा होता है, पता होना चाहिए सब, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में वैल्यू जब पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉन में होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन आता है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें सिखा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। मीटर में दिया रहे कभी ना तो मीटर से एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सीधे मल्टीप्लायर होता है, हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये बताओ मोमेंटम पता है तुम्हें क्यों, मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मैं भागते हुए आ रहा हूं, मेरी स्पीड 2 मीटर/सेकंड है, तो मेरा मोमेंटम कितना होगा अगर मेरा मास 2 किलोग्राम है। फॉर्मूला याद है, स्मॉल p इज इक्वल टू कुछ होता है, सुनो कोई बात नहीं, p इज इक्वल टू होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, इसी कहते हैं मोमेंटम। ये सब 11th वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, E = mc²। जानते हो E = mc² क्या होता है, आइंस्टीन का फॉर्मूला, एनर्जी मास रिलेशन कहते हैं इसको एनर्जी मास रिलेशन कहते हैं। E = mc²। तो हम यहां से आसानी से क्या कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/c, क्या हो जाएगा, E/c। अब बेटा ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं, स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, E/c², ठीक है। और फोटोन की स्पीड कितनी होती है सर, वो तो c होती है, c होती है ना भैया, तो एक c से एक c कट जाएगा, बचेगा क्या। तो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, E/c आ गया कि नहीं आ गया। और एनर्जी का पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, E = hc/λ, देखो E = hc/λ, तो E/c = h λ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब भाई, ये सब चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। अगर तुम फॉर्मूले के साथ रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते तो यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड। ये चैप्टर्स इजी इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि फॉर्मूले को ही घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही दो है। अब आगे देखिए, रेस्ट मास क्या होगा, 0 होगा। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि कंजर्व्ड मतलब का बताओ क्या होता है, कंजर्व्ड मतलब का क्या होता है, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश समझा दो, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, जितना आप देंगे वही आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। जैसे इनिशियल स्टेट में जो उसका एनर्जी होगा वही उसका फाइन स्टेट में भी एनर्जी होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि एनर्जी घट गई या बढ़ गई, ना घटेगी ना बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसा कि मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं, अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा, ये वाली जो बात कही है अभी जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूफ करूंगा, और करा भी है, इन लोगों को पता है, ये तो इनका दोबारा हो रहा है। नंबर ऑफ फोटोन कह रहे हैं मे नॉट बी कंजर्व। अब ये बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं भैया कितने फोटोन पर्टिकुलर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ये कांस्टेंट नहीं है। आपके नंबर ऑफ फोटोन घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि सारा खेल क्या है, आपका स्पीड के साथ आपकी एनर्जी भी चेंज हो सकती है। E = mc²। इफ यू चेंज द स्पीड, c से घटा दो तो E की वैल्यू भी आपकी उस हिसाब से मास भी चेंज होगा, बिकॉज इसको बैलेंस होना पड़ेगा ना। एनर्जी इज कांस्टेंट बट मास इनटू सी, देखो यही बोला गया, यही चीज है, डेप्थ होती है। रेस्ट मास फोटोन का 0 है, लेकिन जब वो मोशन में तब वो 0 नहीं है मास। मास इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका मास भी चेंज होगा, यानी रेस्ट पर जब रहेगा तो उसका मास 0 होगा। चलो इतना इस पे डिटेल में मत जाओ, परेशान नहीं होना। ये क्या लिखा गया इसको पढ़ो। अ पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड टेक अप इट्स एनर्जी, ऑल्सो एन एक्साइटेड एटम कैन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो कह रहे हैं होता ये है सीन, क्यों नंबर ऑफ फोटोन आपके से कंजर्व नहीं होते हैं, कि मान लो एक फोटोन आया और दूसरे पार्टिकल पे आकर हिट कर दिया, उसने उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसका एटम एक्साइट हो गया। एक्साइट आपको पता है एनर्जी लेवल्स होती हैं केमिस्ट्री में, है ना, एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, फिर वहां से वो एमिट भी कर सकता है, ठीक है। आगे चल के इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो एमिट मतलब एक बार फोटोन पूरा एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया तो गायब हो गया, और फिर अगले ही क्षण में
वो फिर से एटम एक्साइट होकर के उसको एमिट कर दिया, तो बीच में जो टाइम गैप रहा उसमें तो फोटोन रहा ही नहीं। मेरी बात आप समझिए, एक स्टेट था, पार्टिकल पे आके टकराया, पार्टिकल ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, फोटोन गायब, फोटोन जीरो हो गया, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट है, इधर से वो एनर्जी कैरी कर रहा था, तो फोटोन काउंट क्या हो गया 1, आया टकराया, टकरा करके फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, मतलब उसमें मिल गया जाकर के। अब एटम ने वो एनर्जी का इस्तेमाल करके एक्साइटेशन में आ गया और वापस से फोटोन को इमिट कर दिया। तो बीच का एक ऐसा स्टेज आ गया जहां फोटोन नहीं था ना, तो फोटोन क्या कंजर्व रहा? कंजर्वेशन मतलब फोटोन का नंबर काउंट बराबर रहना चाहिए था थ्रू आउट द प्रोसेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भैया मे नॉट बी कंजर्व। ठीक है, तो ये हो गया। आगे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डिफिनीशन है, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, पढ़ो जरा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ये क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाई जैसे पास हो रहा है, जैसे मान लो फोटोन इधर से आ रहा है और इस दीवार से होके गुजर रहा है, तो दीवार का कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, और जितना समय लगा, तो E अपॉन ए इंटू टी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी। अब यही टाइम को 1 सेकेंड कर देंगे, पर सेकेंड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना है। और आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर E अपॉन टी को लेंगे वी कैन कन्वर्ट इनटू पावर। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी होगा, अगर टाइम 1 नहीं है तो ये पावर अपॉन एरिया, ये भी इंटेंसिटी है। अगर टाइम 1 सेकेंड नहीं है तब। केसेस याद रखा करो, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये तब ट्रू है जब टी की वैल्यू 1 नहीं है। टी की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E अपॉन ए। लेकिन अगर टी की वैल्यू अदर देन 1 है तो इट विल बिकम P अपॉन ए। और एक और चीज बताएं, एक सेकेंड में तो पावर एनर्जी बराबर ही होते हैं, पावर एनर्जी बराबर ही होते हैं, क्योंकि सोचो ना, अगर मैं कह रहा हूं पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू E अपॉन, तो अगर मैं T को 1 सेकेंड पुट कर दूंगा तो जो P है वो E के बराबर होगा कि नहीं होगा, मैथमेटिकली सही है क्यों भाई। तो जब आपका टाइम 1 सेकेंड होगा तो एनर्जी और पावर सेम हो जाएगा। फोटोन काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोन काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन काउंट निकालना है तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय अ सोर्स। तो यहाँ पावर कितना है P, वेवलेंथ कितना है लैम्डा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये सारी आपको ऐप पर मिलेगी। ठीक है, अब आपकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है डेली, इसीलिए मैं इसको पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि इसका लेक्चर बन जाए पूरा। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना है लैम्डा, पावर कितना है सोर्स का P, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद वन सिंगल फोटोन, तो फॉर्मूला रट गया होगा, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा इज एनर्जी फॉर वन फोटोन, है ना। हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। समझ गए, इतना क्लियर है, किसी को डाउट? ठीक, तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी वाला फॉर्मूला है, हमारे पास पावर निकालनी है। तो एक चीज बताओ, पर सेकेंड वाले केस में एनर्जी और पावर से हमें पीछे बताया मैंने, तो ये बताओ जरा मुझे, टी की वैल्यू 1 है ना, तो एनर्जी पावर सेम है। अगर मैंने कहा कि ये एक फोटोन के लिए E इज इक्वल टू पी है फॉर वन फोटोन, और हर फोटोन के पास बराबर एनर्जी होगी कि अलग अलग होगी, एज पर द फॉर्मूला सबके पास सेम एनर्जी होगी। तो मैं E को ऐड करता जाऊं, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितनी बार करूंगा, n बार करूंगा, या मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी कि P इज इक्वल टू n इंटू ई। गलत नहीं लिखा हुआ है, सही है कि गलत है, सही है ना। और अगर मैं इसी E का फॉर्मूला एस सी बाई लैम्डा पुट कर दूं तो क्या पावर का फॉर्मूला सही है, P इज इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहां अगर फोटोन काउंट निकालना हो तो यानी n निकालना है, और पावर पता है हमको n निकालना है और पावर पता है, और पर सेकेंड हम कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू पी अपॉन ई होगा कि नहीं होगा, पावर अपॉन एनर्जी। अब ध्यान से देखना, अगर यहां पर P लैम्डा अपॉन एस सी कर दें, यानी E की वैल्यू एस सी बाई लैम्डा करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां आता है, न्यूमरेटर में आता है कि नहीं आता। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, n इज इक्वल टू पी अपॉन ई, रुको इधर कर, ये क्लियर है। E की वैल्यू पुट करो, P अपॉन एस सी बाई लैम्डा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, हा? तो ये जाएगा P लैम्डा अपॉन, होगा कि नहीं होगा, यही लिखा हुआ है भैया यहां। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट तुम्हारा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, नोट्स आपको मिल जाएगी। चलो भैया, फोटोन फ्लक्स, चलो इकरा बताओ भैया फोटोन फ्लक्स क्या होता है, तुम तो पढ़ी थी। गलत,
तुम बताओ क्या गलती होता है, ऐसे नहीं बताओ, छोटा सा गलती है तुम्हें पता होगा क्या। हाँ, क्योंकि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, चलो एक बात सुनो अब ध्यान से। फ्लक्स जो शब्द है ये तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा होगा ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां कहते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इस दीवार से परपेंडिकुलर जो जितनी लाइनें निकल रही हैं वो वही काउंट की जाएंगी, किसी एंगल पे होगा तो हम उसको परपेंडिकुलर बना देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस चीज को ही बेटा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने फोटोन ले लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हटा करके अब किसको ले आए, और फोटोन को कह रहे हैं ऐसे फोटोन जो कि 90 डिग्री पर हमारे सरफेस से पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर मान लो 10 है तो विल से 10, अब वो कब काउंट करेंगे, जब उनका एंगल 90 होगा और टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे और टाइम 1 सेकंड ले लेंगे, टाइम 1 सेकंड। तो भैया देखो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, स्मॉल इज नंबर ऑफ फोटोन। तो यहां आ गया स्मॉल एन को किससे डिवाइड कर दिया बेटा, एरिया से, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो 1 थी, टाइम की वैल्यू 1 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्मॉल एन को अगर जो नंबर ऑफ फोटोन तुमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर दे, जो आंसर आएगा वही हमारा फ्लक्स हो जाएगा, वही हमारा फ्लक्स हो जाएगा। तो ये आ गया पी लैम्डा अपॉन ए एस सी, पीछे आया था ना पी लैम्डा अपॉन एस सी, तो डिवीजन में एक और चीज आ गई, दैट इज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां तक तुमने पढ़ लिया फ्लक्स। अब इसको पढ़ो जरा क्या लिखा है, नाउ पी रिफर्स द पावर ऑफ सोर्स दैट इज एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। देखो ये वाला पढ़ना, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट व्हाट इज दिस टाइम, ई अपॉन टी की बात हो रही है, ई अपॉन टी की बात हो रही है। तो P अपॉन ए क्या हो जाएगा, विल बी इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स एज इट रिफर्स एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ। तो ये वाली बात अगर समझ ना आए तो मैंने ये यहां बताई थी, देख लो, है ना, आई। तो ये P अपॉन ए कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने यहां बताया था ना, E अपॉन ए इंटू टी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जब यहां पीछे आओगे तुम तो ये जो फ्लक्स वाला है यहां क्या लिखा है, P अपॉन ए विल बी इंटेंसिटी, ये रिफर करता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो सेम नहीं हो गया। तो यहां P अपॉन ए इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू एन अपॉन ए, जिसको P अपॉन ए लैम्डा अपॉन एस सी कह सकते हैं। इसी को P अपॉन ए को हम इंटेंसिटी लिख दिया, आई, P अपॉन ए को क्या लिख दिया, इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी अपॉन E, क्योंकि E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा है। तो बेटा यही एस सी बाई लैम्डा लिखा तो है, तो इसी को हमने यहाँ E से लिख दिया, यानी आई लैम्डा अपॉन एस सी भी गलत नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कई बार इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया रहता है और तुमसे कह देंगे फ्लक्स निकाल, तुम ढूंढोगे पावर, तुम सोचोगे पावर नहीं दिख रहा, हम तो पावर रटे हुए हैं ना ऊपर ये फॉर्मूले सारे, और उस क्वेश्चन में ना एरिया बताएगा ना कुछ पावर बताएगा, कह देगा इंटेंसिटी इतनी है। तुम सोचो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम मिस कर जाएंगे। हमें इंटेंसिटी दे देगा, वेवलेंथ दे देगा, और एस सी आपको पहले से पता है, एस सी तुमको पता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एच इज फ्लाइंग कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू आपको पता है। तो उसके बेसिस पे वी कैन इजिली कैलकुलेट द फ्लक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फोटोन फ्लक्स। कहीं अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो ये एक टोटली अलग अब हम लोग केस में आ रहे हैं। अब हम लोग किधर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो ये कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कर्नल्स यहाँ पर जो फिक्स्ड है, जो मेटल होता है ना, मेटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा, अरे पॉजिटिव होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ मुझे, चलो कुछ नहीं, मैं केमिस्ट्री की चेक कर लेता हूँ। जब मेटल सरफेस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी घूम सकता है या सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, घूम सकता है। पॉजिटिव चार्ज फिक्स होता है अपनी जगह पर और इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस होता है, वो रैंडमली क्या कर रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि भैया ये क्या है तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री वर्ड का इस्तेमाल ही क्योंकि वही फ्री है मूव करने के लिए, आपके पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं है। तो क्योंकि कहते हैं सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वी विल से कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हम लोग कहने लगेंगे कि भैया जो ज्यादा संख्या में है
उनकी बात करेंगे तो ज्यादा संख्या में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना। तो चलो देखो, free electron are free to move anywhere inside the material. We may think that if the electron can move freely inside the material, then it is also possible that these free electron can come out of the material by their own energy, but this is not true. अब जैसे ये बात दिमाग में आई, जैसे ये मेटल सरफेस, ये हाथ जो मेरा है, ये दिस इज मेटल सरफेस, ठीक, इस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, अब ये मोशन कर रहे हैं, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि सर ये तो यहाँ ऊपर ही है, यहाँ से जंप करके बाहर भी तो आ सकते हैं। तो इनके पास जो, अब कूलम्स लॉ लग रहा है, अब ध्यान देना, तुम लोग को बताया था मैंने कि आपको पता है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है प्रोटॉन के पास जितना चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -90। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और कूलम साहब ने बताया था दो चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है F = kQ1Q2/r²। अच्छा, बात यह है कि आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते दिख रहे हैं उसका असलियत आप समझिए। यहां कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में, है ना। हर एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच कर रखेगा। जो एक्सेस होगा वो निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे कि जंप करेगा पड़ोसी के पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा ना। सिमिलरली फिर जाएगा, फिर रिपल्शन होगा, फिर आगे की तरफ, यानी देखा जाए इफेक्टिवली तो चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा उतना ही आगे की तरफ। इसीलिए कहा जाता है कि इस, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कंसेप्ट है, उसके पहले बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन से जिग जैग मोशन करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए, टोटल नेट मोशन देखा जाए तो शून्य होता है। तो जब मोशन ही नहीं होगा, कि मोशन ऑफ चार्ज को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना, तब तो करंट फ्लो होना चाहिए, जबकि करंट नहीं होता। बिकॉज बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन तुमको इधर जाते दिख रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भी आता हुआ तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको जिग जैग कहते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव ही नहीं हुए, समझ में आया। एंड ये तो एक बात हो गई। जैसे तुम ये मान लो कि ये यहां से जंप कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक यहां आ गया, तो आपको पता है अगर ये जंप करेगा भी तो जैसे ही डिस्टेंस इनके बीच में आएगी, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगेगा, और ये दोनों बराबर ताकतवर हैं। तो जब अगर हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाए तो कोई कहीं जाएगा, मोशन हो सकता है। यानी इज इट पॉसिबल कि इसके पास इतनी इसका तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, इसको कोई चाहिए कि जो इसको यहां पर खींच करके बाहर निकाले। यानी इनके पास ये रैंडम मोशन करते दिख सकते हैं, लेकिन कभी भी अलग नहीं हो सकते। आगे कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन आगे come out because of its own energy, then a void will be created in the material and the void will carry a positive charge owing a charge neutrality of the material। कह रहे हैं यार, अगर मान लिया तुम्हारी बात, हम कह रहे हैं निकल गया, ऐसे तो एक एक करके सारे निकल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो स्टेबल स्टेट होता है मैटर का वो क्या होता है भैया, न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो बात मानी गई थी ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन कूदने लगे तो हर बार एक पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो वहां पर एक वॉइड यानी एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी आपका जो मटेरियल होता है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो यानी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, उसी को तो वॉइड कहते हैं। तो वही कह रहे हैं तो यहां पर भैया जो चार्ज की न्यूट्रलिटी है वो तो गड़बड़ा जाएगी। एज द वॉइड हैज पॉजिटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एंड वही बात मैंने जो कही, जैसे ही यहां से कूदेगा वैसे इसको वापस खींच लेगा ये कभी जा पाएगा क्या। तो ये ओवरऑल बात हो गई। तो यही कह रहे हैं कि सेल्फ इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो कह रहे हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, यहीं से एक टर्म आएगा वर्क फंक्शन। कह रहे हैं जो कम से कम ऊर्जा चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन से अलग करने के लिए या इसके सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उस ऊर्जा को कहेंगे वर्क फंक्शन। क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन डिफाइन इसीलिए किया गया, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ये होता है फाई, ऐसे ये इसको फाई कहते हैं, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, यानी हर अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग होगी। ये नहीं कह सकता मैं कि कॉपर के लिए जो वर्क फंक्शन लगेगा वही आपका एल्युमिनियम के लगेगा, सबके लिए अलग अलग लगेगा। ये जो बेटा आखिरी वाली लाइन हमेशा जहां पे येलो में लिखा हो वो आप जरूर पढ़ लेना, एग्जाम अगर जल्दी जल्दी पढ़ना तो ये पढ़ लेना। Phenomenon of emission of electron from the surface of metal surface is called electron emission। जो phenomenon है जिससे कि आपका
इलेक्ट्रॉन इमिट होता है सरफेस ऑफ मेटल से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन 3 प्रकार के हैं। पहला होता है थर्मियोनिक इमिशन, जिसमें हम किसी प्रकार का लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ तापमान बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर, हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो बाय सुटेबल हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन टू इनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। मतलब हमने उनको जो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी चाहिए थी वो दे दिया, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, जिससे कि वो क्या होगा? इम्पार्ट का मतलब होता है अलग होना। इतनी ऊर्जा मिल गई कि वो सरफेस से अलग हो गई। ठीक है, तो वो कौन सा वाला इमिशन हुआ? थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है फील्ड इमिशन। हमने क्या किया, ये मेटल का ये प्लेट है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने क्या किया, यहां पर बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को रख दिया, जिससे कि इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और यहां पर जो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वैसे इसने फट से अपनी तरफ, अभी जो बता रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉन अलग होना चाहता है लेकिन उसको कोई खींच नहीं रहा है, तो वो वापस से जाकर के चिपक जा रहा है। तो जैसे ही यहां से इसको इंपार्ट करेगा, वैसे ही इतना हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचा चला जाएगा। यानी कूलम्ब्स लॉ ही लग रहा है यहां पर। जो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ गया, और इधर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इधर। तो बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल। खींच ले रहे हैं। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग। अब ये आखिरी जो हम लोग को पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ना, लाइट देख रहे हो, लाइट इज द सोर्स, लाइट का इस्तेमाल करना है। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेटेड अ मेटल सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द। जब हम लोग सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल के ऊपर क्या कराते हैं? हिट कराते हैं, तो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाता है सरफेस से। और दिस फोटो लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इन इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ मेटल सरफेस से, किसके कारण? लाइट के कारण, उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? तो जब हम लाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले ये डायग्राम देख लो, ये शुड नो, 5 मिनट ही बचा हुआ है, बस ये टॉपिक ही हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक एमिटर होगा, एक कलेक्टर होगा, उसको कैथोड और एनोड कहते हैं। कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज होगा। कैसे आएगा? एक तो वो है तो मेटल सरफेस ही, लेकिन हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, जिससे कि निगेटिव पोलैरिटी क्या करेगी? इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। ठीक है, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ? होंगे तो अभी भी सरफेस पे ना, उनसे अलग नहीं हुए, यानी अभी भी हमको सरफेस से उनको अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में कैसे मिला? उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज इसको मिल गया। यानी ये काम करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको कोई खींचना चाहिए ना अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है? एनोड। समझ में आ रहा है? ये हेल्प करेगा इसको रास्ता दिखाने के लिए कि तुमको इधर आना है निकलने के बाद। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें देखो यहां पर ये क्या है इंस्ट्रूमेंट में, यहां से हम लोग लाइट इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर इल्यूमिनेट करा रहे हैं। ये क्या सेट कर रहा है? ये इसकी वेवलेंथ को सेट कर रहा है। देखो वेवलेंथ को सेट कर रहा है, और उसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ 0 से 1 कूलम तक चेंज करा सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी कम से कम है 400 नैनोमीटर, ये 800 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ है। तो आपको पता होना चाहिए वायलेट का, एक व्हाइट लाइट जो है 7 टुकड़ों में बढ़ सकती है, सब पता होगा पहले से। उसको विबग्योर कहते हैं, है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर की, है ना? तो ध्यान से, तो अभी हम लोग ने एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक वेवलेंथ है, उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर इंसिडेंट कराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। अब बोल सकता हूं ना फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो दिख रहा होगा कैथोड के ऊपर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ खींचा चला जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा
तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर के इसको डिफ्यूज होना पड़ेगा। तो जब यहां से चार्ज बेटा फ्लो करेगा तो एमीटर जो है उसमें करंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? करंट दिखेगा। अरे भाई चार्ज के मोशन को ही तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटा, तो वो कहां तक लेके जाएगा इसको? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इलेक्ट्रॉन यहां आकर के, तो यही तो करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव से तुम कहते हो, ऐसे कहते हो तुम लोग, क्या पढ़ते आए हो कि सर पॉजिटिव से निकलेगा करंट और ऐसे करके घूम के आएगा, यही तो पढ़ते आए हो। और कहते हो करंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यही तो पढ़े थे ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? पॉजिटिव पे ही तो आएगा। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन, तो आप कहोगे करंट की डायरेक्शन आपकी ही मानूंगा मैं कि करंट की डायरेक्शन सर आप कह दो तो कि हम कह देंगे ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो इधर ही होगी ना, जस्ट अपोजिट। चलो, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ इट वर्क्स, समझ में आ रहा है? आगे, when light of suitable frequency falls on the photosensitive plate, the cathode, which is also known as the emitter, the photoelectron are emitted from it, which gets accelerated towards the anode, also known as the collector. These electron flow in the outer circuit, resulting photoelectric current. Due to this, the microammeter shows a deflection and it measures the photoelectric current. अच्छा, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, ये तो एक्सपेरिमेंट था। तुम सोच रहे हो सर ये बैटरी भी लगा दी तो मतलब क्या निकला? तुम सोलर पैनल देखे हो? सोलर पैनल में क्या ऐसा होता है क्या कि हम बैटरी लगाते हैं क्या? ऊपर से करंट आता है ना। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए कि करंट फ्लो कर रहा है, जबकि यहां पर ये दोनों ओपन सर्किट है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां इमिट ना हो तो कभी करंट फ्लो करेगा? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए। जब हम लोग सोलर पैनल वाला सिस्टम देखते हैं तो यहां से एमिट होगा और यहां पर आएगा और हम यहां से आउटपुट ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम उसको बैटरी वैटरी नहीं लगाएंगे उसमें, वो तो ऑलरेडी एक कैथोड होगा और उसमें, इसीलिए तो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो वो बात हम आगे करेंगे, सेमीकंडक्टर पे भी आएंगे। अभी इतना समझ में आ गया व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इतना आ गया, चलो ठीक है। अब इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या चीजें नोटिस करी और हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ देखो, एबव अ पर्टिकुलर, एक वेवलेंथ से ज्यादा कोई आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें, ये लिखा हुआ है। ठीक, एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर अगर आप करेंगे तब भी आपको फर्क उसमें नहीं पड़ता। करें इसी प्रकार से, बिलो ए पर्टिकुलर वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक फोटो करंट इज प्रोड्यूस इवन एट लोअर इंटेंसिटी। कह रहे हैं कि सिर्फ ज्यादा वेवलेंथ पे इशू आया, कम वेवलेंथ करने पर इंटेंसिटी भी घटा देने के बाद भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। यानी कि दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि वेवलेंथ जब तुम बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, घटाने में दिक्कत नहीं है। अगर तुमने वेवलेंथ, एक फिक्स वेवलेंथ है, मान लो इसको लैम्डा थ्रेशोल्ड बोल दिया, कह रहे इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इंटेंसिटी ज्यादा हो या कम हो। व्हाट इज दिस? Emission of photoelectron from the metal surface when the light of suitable wavelength falls on it is called photoelectric effect. समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे, दिस इज फॉर नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अभी के लिए यहीं रुकेंगे, कल हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।